हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 6, वो है अपना थर्मोडायनेमिक्स या उष्मागतिकी। उष्मागतिकी के अंदर अपनी चर्चा चल रही है विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं से संबंधित। और अब अपन एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो है अपना उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। देखो, उष्मागतिकी का शून्य नियम मैं आपको बता चुका हूँ, उष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको बता चुका हूँ। अब बात करेंगे उष्मागतिकी का द्वितीय नियम या दूसरा नियम। अब देखो, ये बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि जो प्रक्रम, यहाँ पर बात करें विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों के बारे में, तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात बोली जाती है कि कोई भी जो स्वतः प्रक्रम होते हैं, स्वतः प्रक्रम मतलब कि जो अपने आप संपन्न हो रहे हैं, है ना। जैसे पानी होता है, आपको पता है पानी ऊपर यानी ऊंचाई से नीचाई की ओर हमेशा बहता रहता है, तो ये क्या है, ये स्वतः प्रक्रम है, ठीक है ना। ऊपर वाले तल से नीचे वाले तल की ओर पानी का लगातार बहना, ये कौन है, ये आपका है स्वतः प्रक्रम। और ये जो स्वतः प्रक्रम होता है, इस स्वतः प्रक्रम जो होता है इसके बारे में चर्चा करें तो ये इसी के बारे में बताता है। क्या बोलता है कि स्वतः प्रक्रम जो होते हैं वो निरंतर आगे अग्र दिशा में जो है वो अग्रसर होते रहते हैं, लगातार संपन्न होते रहते हैं। तो एक सिंपल सी बात ये बोलता है स्वतः प्रक्रम के बारे में, ठीक है। तो इसके अनुसार स्वतः प्रक्रम, इसके अनुसार स्वतः प्रक्रम उस दिशा में अग्रसर होते, उस दिशा में अग्रसर होते हैं जिस दिशा में साम्यावस्था प्राप्त हो सके, साम्यावस्था प्राप्त हो सके, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, स्वतः प्रक्रम सदैव उस दिशा की ओर अग्रसर होंगे जिधर वो साम्यावस्था को प्राप्त कर सके। ये क्या कहलाता है, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अब पढ़ना क्या है अपन को, स्वतः प्रक्रम के बारे में पढ़ना है। उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ, जो भी आपका पानी होता है वो ऊपरी धरातल से हमेशा निचले धरातल की ओर प्रवाहित होता रहता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्वतः प्रक्रम कहते हैं। यानी कि जो अपने आप बिना किसी बाह्य बल के संपन्न होते रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्वतः प्रक्रम अपन कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। हेडिंग है अपना स्वतः प्रक्रम, हेडिंग क्या है, स्वतः प्रक्रम है, इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखो भाई, स्वतः प्रक्रम क्या होता है, सबसे पहले परिभाषा लिखें तो किसी निकाय में बिना किसी बाह्य साधन की सहायता से, किसी निकाय में बिना किसी बाह्य साधन बोल सकते हो, बाह्य बल के जो प्रक्रम बिना किसी बाह्य साधन या बाह्य बल यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, बल की सहायता, बाह्य बल की सहायता से, ठीक है, किसी निकाय में बिना किसी बाह्य साधन या बल की सहायता से होने वाले प्रक्रम स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं, स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है भाई। तो ये होता है अपना स्वतः प्रक्रम की परिभाषा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, इन्हीं का एक और नाम होता है स्वतः प्रक्रमों को, यानी जो अपने आप संपन्न होने वाले प्रक्रम होते हैं इन्हें अपन स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इन्हें स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, इन्हें
स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम भी कहते हैं। इन्हें स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। उदाहरण में आप लोगों को बता दूं तो भाई जैसे उदाहरण नंबर 1, सबसे पहले तो वही हो जाएगा, द्रव का ऊपरी सतह से निचली तल की ओर द्रव, ठीक है, क्या बोलेंगे अपन, द्रव या जल का ऊपरी तल से निचले तल की ओर प्रवाहित होना। ठीक है, तो ऊपरी तल से कहाँ पर, निचले तल की ओर प्रवाहित होना जो होता है, ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाएगा स्वतः प्रक्रम। इसके अलावा अगला होता है गैसों का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होना। गैसों का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होना होती है ना भाई। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गैस सिलेंडर का यदि ढक्कन खुल जाए तो आपको पता है गैस सिलेंडर से कहाँ आती है, बाहर। क्यों आई बाहर वो, क्योंकि गैस के सिलेंडर के अंदर दाब ज़्यादा था, बाहर दाब क्या है, कम। तो इसीलिए वो जो गैस है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित हो रही है और वो अपने आप होती है ना, आपको प्रवाहित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे क्या बोलेंगे अपन, स्वतः प्रक्रम अपन इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं तीसरा, कि तीसरा जो है उदाहरण बताइए। तो देखो, ऊष्मा का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होना। ऊष्मा का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होना। और आप लोग जानते हैं इस बात को तो अच्छे से, क्या जानते हैं अपन, कि भाई जो ऊष्मा होती है वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। जैसे आप लोगों ने देखा है ना, क्या देखा है अपन ने, कि जैसे कोई तार है, उस तार को अपन, एक सिरे को अपन उस तार के गर्म कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कुछ समय बाद उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो देखो, जिस सिरे को आप लोग गर्म कर रहे हो ना, उस सिरे पर तापमान ज़्यादा है, और जिस सिरे को आपने पकड़ा हुआ है उस पर तापमान क्या है, कम। तो कहाँ से कहाँ प्रवाहित होगी ऊष्मा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, इसलिए दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये भी किसका उदाहरण है, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम का उदाहरण होता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, तो एक और उदाहरण मैं आपको बता दूं कि विद्युत जो होती है ना, इस विद्युत धारा का भी आप लोगों ने देखा होगा, विद्युत धारा का उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होना। निम्न विभव की ओर प्रवाहित होना। ठीक है भाई, तो जैसे आप लोगों ने देखा है कि जहाँ पर बिजली बनती है, जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, वहाँ पर विभव ज़्यादा होता है, और अपने घर पर विभव क्या होता है, कम। तो ये जो विद्युत धारा होती है ये उच्च विभव से कहाँ प्रवाहित होती है, निम्न विभव की ओर अपने आप प्रवाहित होती रहती है। तो ये जो चारों प्रक्रम है ये कौन है, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। और इन स्वतः प्रवर्तित प्रक्रमों के बारे में ही कौन बोलता है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बोलता है। क्या बोलता है कि ये स्वतः प्रक्रम उस दिशा की ओर अग्रसर होते हैं जिस दिशा में साम्यावस्था प्राप्त हो सके, यानी जिस दिशा में जाने पर साम्यावस्था आ जाए। जैसे कि बात करें कि द्रव जो होता है या जल होता है, ये ऊपरी तल से निचले तल तक तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों तलों का बराबर पानी न हो जाए। जब तक दोनों तलों पर बराबर पानी नहीं हो जाएगा वहाँ तक ये चलता रहेगा। ठीक है भाई, तो ये था अपना ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, जिसके बारे में अपन को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो भाई, तो ये था ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। आशा करता हूँ आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। अब बात करेंगे अपन एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है कार्नो का ऊष्मा इंजन। ठीक है ना, क्या है नाम, कार्नो का ऊष्मा इंजन।
ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, कार्नोट के ऊष्मा इंजन के बारे में आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो फिजिक्स के अंदर भी आप लोग इसको पढ़ेंगे, कार्नोट का ऊष्मा इंजन क्या होता है इसके बारे में, ठीक है ना। परंतु केमिस्ट्री के अंदर भी थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दी हुई है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना। तो सामान्य से जानकारी ही याद रखनी है भाई, है ना, पूरा आपको कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग उसको देखें, सामान्य सी जानकारी अपन को लेनी है कार्नोट इंजन के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग है अपना कार्नोट का ऊष्मा इंजन, कार्नोट का ऊष्मा इंजन, ठीक है भाई। तो कार्नोट का ऊष्मा इंजन क्या है, सबसे पहले तो इस बारे में अपन बात करें तो ये ऊष्मा इंजन जो होता है ना, ये ऊष्मा को सतत रूप से यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यानी कि ऊष्मा इंजन का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है ये ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में बदलता है। ऊष्मा को क्या करता है, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने का कार्य करता है कौन, ऊष्मा इंजन। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो क्या बोलेंगे अपन, ऊष्मा इंजन, ऊष्मा इंजन ऊष्मा को सतत रूप से, ऊष्मा को सतत रूप से यांत्रिक कार्य में, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने का कार्य, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने का कार्य करता है, ठीक है भाई। तो ऊष्मा को किसमें बदलेगा, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने का कार्य करता है। वास्तविक ऊष्मा इंजन में ऊष्मा की पूरी तरह से कार्य में रूपांतरित करना संभव नहीं है, ठीक है। अब सुनो भाई, क्या बोला मैंने, ऊष्मा इंजन क्या कर रहा है, ऊष्मा को बदल रहा है यांत्रिक कार्य में। अब देखो क्या होता है, चाहे कोई सा भी इंजन हो, वास्तविक इंजन जो होता है ना, जो वर्तमान में उपलब्ध है, ये इंजन जो होते हैं, इनको जितनी ऊष्मा दी जाती है ना, वो सारी की सारी ऊष्मा यांत्रिक कार्य में परिवर्तित नहीं होती। मतलब आप लोगों ने 100% ऊष्मा दी है, तो वो 100% जो है ऊष्मा 100% यांत्रिक कार्य में परिवर्तित नहीं होती है। यानी कि कुछ मात्रा में ऊष्मा की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। और ये हानि जो होती है ना, इसी के कारण, ऊष्मा की हानि होने के कारण ही ऊष्मा जो होती है वो पूरी तरह से यांत्रिक कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती है। परंतु ये एक वैज्ञानिक हुए हैं कार्नोट, या जिसको बोलते हैं कार्नोट। ये कार्नोट ऐसे बोलते हैं कि एक ऐसा आदर्श इंजन बनाया जाए, कार्नोट क्या बोलते हैं, देखो ये कल्पना है इनकी, क्या बोलते हैं ये, कि एक ऐसा आदर्श इंजन बनाया जाए जो ऊष्मा को 100% इसमें बदल दे, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर दे, यानी वहाँ पर ऊष्मा की हानि हो नहीं। तो ऐसे इंजन को क्या बोलते हैं, ऐसे इंजन को बोलेंगे कार्नोट का ऊष्मा इंजन। परंतु ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, ऐसा संभव नहीं होता है कि अपन पूरी तरह से आदर्श इंजन बना दें जिसमें बिल्कुल भी हानि नहीं हो, ठीक है ना, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि ये केवल एक कल्पना है, ठीक है। तो यही कल्पना आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है इनकी, ठीक है। तो लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, क्या बोलेंगे, वास्तविक इंजन में ऊष्मा को पूरी तरह, वास्तविक ऊष्मा इंजन, ऊष्मा इंजन में ऊष्मा को पूरी तरह कार्य में रूपांतरित, पूरी तरह कार्य में रूपांतरित करने की क्षमता नहीं होती है, करने की क्षमता नहीं होती है, क्षमता नहीं होती है, क्योंकि घर्षण चालन विकिरण, क्योंकि
घर्षण चालन विकिरण आदि रूपों में ऊष्मा की हानि हो जाती है। ऊष्मा की हानि हो जाती है। क्या हो जाती है? ऊष्मा की हानि हो जाती है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये पूरी तरह से 100% जो है वो वास्तविक इंजन क्या करेंगे, वो ऊष्मा को पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर घर्षण चालन विकिरण आदि रूपों में ऊष्मा की हानि हो जाती है। कार्नो ने एक ऐसी आदर्श इंजन की कल्पना की। कार्नो ने एक ऐसे आदर्श ऊष्मा इंजन की कल्पना की। एक ऐसे आदर्श ऊष्मा इंजन की कल्पना की जिसमें उसने ऊर्जा के स्रोत के रूप में उसने ऊर्जा के स्रोत के रूप में ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस को, यानी यहाँ पर जो उन्होंने जो कार्यकारी पदार्थ लिया है वो आदर्श गैस ली है। ठीक है, आदर्श गैस को सिलेंडर में लिया। एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, ऐसे सिलेंडर में लिया, ऐसे सिलेंडर में लिया। ये मैं आपको कार्नो इंजन की क्या बता रहा हूँ, संरचना बता रहा हूँ। ठीक है ना, सिलेंडर में लिया जिसमें दीवारें कुचालक तथा घर्षण रहित पिस्टन उपस्थित हो। दीवारें जो होती है वो कुचालक पदार्थ की, ठीक है, क्या बोला मैंने, दीवारें कुचालक तथा तल सुचालक हो और घर्षण रहित कुचालक पिस्टन लगा हो। घर्षण रहित कुचालक पिस्टन लगा हो। ठीक है, इस इंजन में आदर्श परिस्थितियों में आदर्श परिस्थितियों में ऊष्मा के स्रोत T1 केल्विन तथा कार्य के पश्चात शेष ऊष्मा देने के लिए सिंक, जिसका तापमान कितना होगा, T2 केल्विन की आवश्यकता होती है।
की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार की संरचना होती है। देखो इसको मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर क्या होता है, ये तो होता है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ के रूप में आपने क्या लिए है, आदर्श गैस ली है, जो किस तापमान पर है, T1 केल्विन तापमान पर है। ठीक है, ये यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर अंतिम रूप से क्या जुड़ा होता है, अंतिम रूप में यहाँ पर जुड़ा होता है सिंक, और इस सिंक का तापमान कितना होता है, T2 केल्विन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जुड़ा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ऊष्मा आप लोगों ने दी है, ठीक है ना, जो ऊष्मा आप लोगों ने यहाँ पर दी है, क्यों ऊष्मा, उसका कुछ भाग तो जो है वो यांत्रिक कार्य करने में काम में आ जाता है, और शेष बची हुई जो ऊष्मा है वो किसको दे दी जाएगी, यानी कि कुछ भाग जो ऊष्मा आप लोगों ने यहाँ से दी है उसके कुछ भाग तो यांत्रिक कार्य करने में व्यय हो जाता है, और जो बचा हुआ भाग है उसको कहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है सिंक में, और सिंक से उसको वापस कहाँ डाल देंगे, कार्बनिक पदार्थ की ओर, कार्यकारी पदार्थ की ओर स्थानांतरित कर देंगे। तो जितनी ऊष्मा दी थी वो वापस काम आ गई है। इस प्रकार का इंजन बनाने की कोशिश की है किसने, कार्नो ने प्रयास किया है। तो ये कल्पना है, ठीक है, कि ऐसा बन जाए, परंतु ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना। अब बात करेंगे कि कार्नो इंजन की दक्षता कितनी होगी। तो यहाँ पर इन्होंने कार्नो इंजन की दक्षता ज्ञात करने का इन्होंने बारे में बताया है। जो दक्षता का मतलब क्या होता है कि कितना ये कार्य में परिवर्तित करेगा ऊष्मा को, वो होती है उसकी दक्षता। ठीक है, तो दक्षता का मतलब होता है वह अवशोषित ऊष्मा, वह अवशोषित ऊष्मा जो कार्य में परिवर्तित की जा सकती है, जो कार्य में परिवर्तित की जा सकती है, कार्य में परिवर्तित की जा सकती है, कार्नो इंजन की दक्षता कहलाती है। कार्नो इंजन की दक्षता कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्नो इंजन की दक्षता कहलाती है। और इसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, ईटा बराबर W/Q1। क्या होता है, W/Q1 होता है, या फिर इसको बोलेंगे अपन T1 माइनस T2/T2। ये इसका फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, तो दक्षता का फॉर्मूला होता है, सॉरी यहाँ पर T1 आएगा। ठीक है ना। तो ये था अपना कार्नो इंजन की दक्षता, और इसी की तरह अपना पूरा कार्नो इंजन जो है एक पेज में यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो बस ये एक पेज आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इसको याद करने की कोशिश करना भाई आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।